नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जो टेस्ट नंबर 3 है भौतिक विज्ञान का, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार और बताता हूँ, जो हमारा ये टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आपके जानने वाले या कहीं रिश्तेदार का कोई भाई बंधु जो है 12th क्लास की तैयारी कर रहा हो तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करा करो, क्योंकि इससे क्या होगा, उसको भी जो है थोड़ा बहुत फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमने टेस्ट क्वेश्चन उठाए हैं ये एग्जाम को ध्यान में रखकर ही उठाए हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए हैं। इसलिए आप कोशिश करो कि सभी का भला हो, ठीक है। तो चलो देखो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो जरा। तो देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 5वें का, अनुगमन वेग क्या है, इसके आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा चुनिंदा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है और ये 5 नंबर में यहाँ आपको, ठीक है, इस टेस्ट में मैंने दे रखा है। लेकिन एग्जाम में आपको 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको आप जरूर सोल्व करेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में इसने 2 चीजें दी। एक तो कह रहा है कि अनुगमन वेग क्या है, यानी कि जब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं ना तो आपको ऐसे मिलेंगे 2 + 3 और बराबर लिख देगा वो 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन 2 फेस में है ना, यही तो है इसका मतलब। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसा समझ ले कि ओम के नियम का तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या पूछा, या फिर स्टार्टिंग वाली बात बता देंगे, लास्ट वाली बात भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर लिखना है। और हमारा जो टेस्ट करवाने का जो मतलब एक तरीके से जो प्लेटफॉर्म हमने बना रखा है ना टेस्ट कराने का, इसका रीजन भी केवल यही है ताकि आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर लिखने की, ठीक है, ट्रिक जो है वो पता चल जाए। क्योंकि देखो अनुगमन वेग क्या है, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी कि अगला क्वेश्चन भी इसी में जोड़ दिया और इसके आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करो, ये अगला क्वेश्चन दे दिया। यानी कि 2 नंबर तो जब मिलेंगे आपको जब आप अनुगमन वेग के बारे में बताओगे, और ओम का नियम अगर इसके सत्यापित करोगे तो फिर 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। चलो देखो मैं लिख देता हूं और इसके बाद समझाएंगे। ठीक है, पहले आप अनुगमन वेग के बारे में देखेंगे, फिर इसके आधार पर हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। देखो भाई जरा, एक वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। देखो मैंने आपको एक बार पहले बताया था, ये खामखा की अफवाह है, और अफवाह का मतलब है कि इसको हम अफवाह वेग भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अफवाह वेग। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई एक चालक है, ठीक है, मान लो मैंने इस तरह का एक चालक बना दिया, ठीक है, इस तरह का कोई चालक तार है। अब इसके अंदर जो आपका पॉजिटिव सिरा है और एक आपका नेगेटिव सिरा है, क्योंकि जिससे हमने बैटरी का धन ध्रुव जोड़ा वो तो सिरा होगा पॉजिटिव, और जिससे हमने इसका ऋण ध्रुव जोड़ा वो होगा इसका नेगेटिव। अब डेफिनेशन पढ़ो, देखो जरा इसमें क्या कह रहा कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर गति करते हैं। मतलब इसका ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जो मैं बना रहा, ये क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो धातु वगैरह होता है ना, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होता है, एक तरीके से गति करते हैं आयन। ठीक है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। अब जहां गति होती है, चाहे किसी भी तरह की गति हो रही हो, ठीक है, वहां वेग भी होता है, वहां त्वरण भी होता है, वहां बल भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ जो वेग उत्पन्न हो रहा है ना, बस इसे ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये कभी कभी क्वेश्चन अफवाह वेग के नाम से भी आ जाता है, अफवाह वेग। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम अफवाह वेग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओम के नियम का सत्यापन करो।
तो अब हमें ओम के नियम का सत्यापन करना। देखो कैसे करेंगे इसका सत्यापन। देखो अब हमें क्या करना, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे हेडिंग डाल के कि ओम के नियम का सत्यापन। मैंने बोर्ड पे भले ही चाहे कुछ चीजें शॉर्ट कर फॉर्म में लिख दी हो, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको वहां पूरी जानकारी देनी। कैसे कि सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे वहां सत्यापन या ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप लिखोगे कि माना हमारे पास एक धातु का चालक तार है, किसी भी तरह का एक धातु का तार बना दो, या मान लो इस तरह का है। माना एक धातु का चालक तार जिसकी लंबाई L और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। मान लो इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है, इसकी लंबाई L है, इसके सिरों पे जो उत्पन्न वोल्टेज है वो V है। ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, Vd है। या आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें बहने वाली विद्युत धारा I है और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये जरूर लिखना है आपको, क्या एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इससे आगे की कहानी देखेंगे आप। यहाँ क्या करना, आपको पता कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का जो सूत्र होता है, यानी कि आप ऐसा लिखेंगे कि तब चालक में बहने वाली विद्युत धारा। ठीक, इसके बाद आप यहां से लिखेंगे I बराबर NE/AVD। VD क्या है, वेग है, कौन सा, अनुगमन वेग। ठीक है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD क्या है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इतना समझ में आ गया आपकी। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और चालक के सिरों पर जो वोल्टेज है वो V हो और चालक की लंबाई क्या हो, L हो, तो इसका एक सूत्र होता है E बराबर V/L। ठीक, और हमें जो मिला है यहां से, ये कहां से आया सूत्र, विद्युत बल। मैं यहां लिख रहा विद्युत बल। विद्युत बल आपने पढ़ा होगा, विद्युत बल क्या होता है। देखो इसको हम रफ पेज यूज कर लेंगे क्योंकि हर चीज को समझाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जितना शॉर्टकट लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट आपको तभी समझ में आएगा जब हम इसकी डिटेल थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो विद्युत बल होता है F बराबर, बताओ क्या होता है, F बराबर होता है QE। ठीक है, तो हमने क्या करा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की जगह क्या रखेंगे, हम यहाँ E रखेंगे। तो क्या रखेंगे, E रखेंगे, इसी वजह से लिखा। और E का सूत्र क्या मिल रहा है आपको, V/L। तो देखो E तो जुगा तो, और E का मान कितना है, बड़े वाले E का मान है V/L। तो ये मैंने वहां इसकी जगह क्या लिख दिया, V/L लिख दिया और इसको समीकरण मान लिया 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपकी। अच्छा एक बात और बताओ, चाहे मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले अनुगमन वेग में भी, जब कहीं किसी भी तरह की गति होती है ना तो वहां बल भी अपने आप लगता है। ठीक है, और वेग, त्वरण वगैरह सब कुछ आ जाता है, विस्थापन वगैरह, दूरी सब आ जाते हैं अपने आप ही जहां गति हो रही हो। तो एक बात बताओ, ये चालक तार है धातु का, इसमें भी तो गति हो रही। अब यहाँ गति हो रही तो यहाँ एक बल और भी तो लग रहा, बताओ कौन सा बल लग रहा, F बराबर M में। F बराबर M में सूत्र तो आप बचपन से जानते होंगे। देखो F बराबर M में होता है क्या, यानी कि जो हमारा गतिकरण कार्यरत बल है वो है द्रव्यमान गुणा त्वरण, किसका, इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। तो यहां से हमें मिल रहा A बराबर F/M। अच्छा, जो हमारा ये बल है ना, ये विद्युत बल के बराबर होता है। कौन से बल के बराबर, विद्युत बल के। क्यों, क्योंकि यहाँ जो सा भी बल लग रहा वो विद्युत के कारण ही तो लग रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये विद्युत बल के बराबर हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ त्वरण मिल रहा था हमें F बराबर M में से, F बराबर M में से, तो A का मान क्या मिलेगा हमें, M चला जाएगा नीचे। और एक बात और बताऊं आपको, ये जो M है ना, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो देखो F का मान हमारे पास समीकरण नंबर 2 में क्या है, EV/L। F का मान है EV/L। देखो ये लिख दिया मैंने EV/L। और इस M की छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी, इसे जुगा तो रखना। इतना समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इसको समीकरण 3 मान के छोड़ दिया। अब हमें पता कि जो गति का समीकरण होता है वो भी लगेगा। जब गति यहाँ हो ही रही तो भाई समीकरण भी लगा लो ना। और समीकरण क्या है गति का, बताओ कौन सा समीकरण लगेगा, V बराबर U + AT।
ठीक है। और जब आप कक्षा 11 में थे और वे सूत्र निकाल लो थे ना, वो न्यूमेरिकल निकाल लो थे, वे वाले सूत्र लगा के, कौन से गति के समीकरण वाले, तो आपने देखा होगा कि एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि कहीं ना कहीं बात विरामावस्था की जब हो जाती है ना, तो प्रारंभिक वेग हो जाता है 0। अब जब ये प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और वेग कौन सा चल रहा है हमारे पास, अंतिम वेग यानी कि अनुगमन वेग, तो इस वेग को तो दिखाएंगे हम vd, और प्रारंभिक वेग क्या है 0, स्टार्टिंग वाला विरामावस्था वाला, और ए क्या है त्वरण है, और यहाँ हम समय को मान देंगे क्रांतिकाल यानी कि t, यह समयांतराल t कह दो चाहे, ठीक है। तो vd बराबर क्या हो जाएगा फिर a टाउ हो जाएगा बस खाली, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं क्रांतिकाल या टाउ, इसको मैं यहाँ लिख रहा टाउ, ठीक है, टाउ इसको बोलते हैं हम टाउ, ग्रीक अक्षर, ठीक है। अब इसके बाद ये जो vd बराबर a टाउ है, एक कोई लिख दिया मैंने यहाँ vd बराबर a टाउ, कहां से आया है, टी समय बाद या टी श्रांतिकाल बाद, ठीक है, या टाउ श्रांतिकाल बाद, आप इसको टी भी लिख सकते हो, श्रांतिकाल भी लिख सकते हो, समयांतराल भी लिख सकते हो, ठीक है, या एक तरीके से आवर्तकाल भी कह सकते हो, ठीक है। वैसे तो आवर्तकाल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण हो रहा है ना, ठीक है। नहीं तो ये समझ में आ गया आपकी, vd बराबर a टाउ कहां से आया, ये आया गति के समीकरण से, देखो v बराबर u प्लस a t से आया है, तो इतना समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो जो मैं बोल रहा हूँ ना रफ पेज साथ के साथ आप इसको भी कहीं नोट करते रहो, क्योंकि रफ पेज से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इस व्यंजन को सोल्व करने में, ठीक। अब देखो जरा हमें क्या करना, अभी जो vd है इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, से तो जुका तो रखेंगे, लेकिन हमें पता ए का मान क्या आया, ev बटे l mn, देखो ev बटे mn, और ये जो टाउ है ना ये जुका तो यहां तक समझ में आ गया आपकी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की इतना समझने में दिक्कत हो रही हो तो एक बार आप मुझे कमेंट में भी करके बता दिया करो, ठीक है। तो देखो जरा, तो vd बराबर ev और बटे ml है ना, ये मैंने a का मान रखा और कुछ नहीं करा, और ये टाउ आपका जुगातु से मान लिया समीकरण नंबर 5, ठीक। अब ये जो vd का मान आप देख रहे हैं ना, तो यहां देखो vd यानी कि I बराबर NEAVD, दरअसल जो ओम का नियम है ना, ओम का नियम क्या होता है, v बटे I बराबर R होता है क्या, तो बस हमें ये तो लाना चाह रहे हैं हम, और क्या करना चाह रहे हैं, मतलब हमें इन सूत्रों की मदद से मेरे भाई, हमें इन सूत्रों की मदद से ऐसा सूत्र बनाना है जो इसे फॉलो करता हो, बस सिंपल है। अब हमें एक बात बताओ, यहां ना तो I है, v तो है लेकिन I नहीं है, तो इस हिसाब से मैंने vd का मान कहां रखा, यहां रखा, और vd का मान है ये वाला मेरे पास सारा का सारा, मैं यहां भी लिख सकता हूं कि vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, I बराबर NEAVD, और vd का मान यह है, देखो a ये रख दिया यहाँ पे, I बराबर NEA और vd की जगह ev बटे ml और टाउ, ev टाउ और बटे ml, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक ही है, एक ही है, तो e स्क्वायर, n जुका तो e स्क्वायर, a जुका तो, टाउ भी जुका तो, और v भी जुका तो, और ml भी जुके तो हैं, बताओ इतनी समझ में आ गई क्या आपकी बात। अच्छा चलो यहाँ एक बात समझाओ आप जरा, देखो अब तुम मुझे एक बात ये बताओ, यहाँ पे हमें ऐसी कंडीशन बनानी जिसमें v बटे I हो, यानी कि I नीचे हो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ml की गुणा तो कर देंगे वहां, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I ml और बराबर n e स्क्वायर और a टाउ v, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको तो भेज दोगे इसके नीचे और इसको भेज दोगे ml के बटे में, यानी कि यहाँ का जो देख रहे हैं ना n स्क्वायर और a टाउ, इसको तो भेज देंगे आप ml के बटे में, और v के बटे में भेज देंगे I को। तो देखो हमने यही करा, ml के बटे में कौन आया, n e स्क्वायर टाउ a, और v के बटे में आया I, ठीक है। और जब v के बटे में I आ गया ना, तो देखो इतनी तो समझ में आई गई कि अब हमारे पास जो है एकदम से इसका सूत्र आने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब अगर मान लो चालक तार के लिए हम ml और ne स्क्वायर और टाउ a को क्या मान ले, कांस्टेंट मान ले, यानी कि इसे अगर हम एक नियतांक मान ले,
तो नियतांक क्या चीज होती है, आर होता है। और नियतांक का मतलब है यहाँ कि कोई ऐसी चीज जो बहने वाली विद्युत धारा का विरोध कर रही हो या किसी परिपथ में बहने वाली धारा के लिए एक अवरोध पैदा कर रही हो, तो उसे कहते हैं हम यहाँ कांस्टेंट या आर रेजिस्टेंस भी इसको हम कह सकते हैं, या हिंदी में कह सकते हैं चालक का प्रतिरोध। तो मुझे नहीं लगता अब आपके समझ में ना आया हो, यानी कि पूरी तरह से आ गया होगा। या आप इसको यूं लिख सकते हो, यहाँ यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, यही ओम का क्या है, नियम है। ठीक है, तो ये आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। जहां बहुत ज्यादा लाइट लगी हुई है ना, मैंने वहां कुछ नहीं लिखा, ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 5 का गया है। इसमें कह रहा है किसी पतले लेंस के लिए जिसकी मोटाई टी नगण्य हो। ठीक है, मतलब वो इतना पतला है कि उसकी मोटाई को आप नगण्य मान सकते हो। ठीक है, भला ऐसी भी कोई चीज होती होगी, बिल्कुल होती है। मान लो आपके पास कोई एक इतना बारीक कांच का टुकड़ा है जिसकी मोटाई टी नगण्य है, मतलब वो इतना बारीक है कि इसकी जो मोटाई है ना, जो मापनी है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले कह दिया कि टी मोटाई नगण्य है, इसके लिए या के लिए फोकस दूरी f तथा इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 व r2 के आधार पर सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। या तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जा, ठीक है, यानी कि सिद्ध करने के लिए दे दे, या फिर ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है कि फोकस दूरी में और वक्रता त्रिज्याओं में संबंध स्थापित कीजिए जबकि लेंस क्या हो, पतला हो। ये क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, या फिर ये पेपर ऐसे भी मिल सकता है वक्रता त्रिज्याओं r1 व r2 के आधार पर मेकर के सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, लेंस के जो मेकर का सूत्र है ना, उसकी उत्पत्ति भी आपसे यहाँ करवा सकता है। ठीक, और जो मेकर का सूत्र है वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है। तो इसके आधार पे वो आपसे ये सूत्र भी पूछ सकता है। ठीक, खैर कुछ भी हो, आपको केवल अपने व्यंजक के हिसाब से ही आंसर उसको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पतला लेंस बनाएंगे। देखो मैं यहां बना रहा एक पतला लेंस। पतला लेंस बना दिया और ये बहुत पतला है, आप इसको ऐसे ना करो, आप इसको मिटा लो चाहे बीच में से, क्योंकि पतला लेंस है। या बनाना चाहो बना सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये मैंने बनाया इसका मुख्य अक्ष, और इसके एक और क्या है, पृष्ठ का जो अपवर्तनांक है n1 n2 और इसकी त्रिज्याएं हैं r1 और r2। ठीक है, यानी कि ये बात आप उसको बता सकते हो कैसे, कि माना एक लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्याएं r1 व r2 है, या एक उत्तल लेंस, क्योंकि ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और अवतल के लिए भी केवल माइनस माइनस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में लिखी जाती है, वो लिखी क्या जाती है, अपने आप ही चिन्ह निकल के आ जाता है। ठीक है, नहीं, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है ना, हर कंडीशन में वो सामने ही बनता है, और उत्तल लेंस में ज्यादातर प्रतिबिंब इस साइड में बनता है, और इस साइड के लिए हम प्लस यूज करते हैं, इस साइड के लिए हम माइनस यूज करते हैं। बताओ ऐसा ही है क्या? तो देखो, तो ऐसा लिखेंगे आप। ठीक है, कि इसके वक्र पृष्ठों की जो त्रिज्याएं हैं या वक्रता त्रिज्याएं हैं r1 और r2 है, और इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, n है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक तरफ से n1 और दूसरी तरफ से n2 भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये बिंदुदार आपके पास एक वस्तु है, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, मान लो ये प्रतिबिंब मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूं, देखो मान लो इसका ये डॉट डॉट प्रतिबिंब जो है, मान लो इस बिंदु पे बन गया। ठीक है, इस बिंदु को मानना है आई डैश। ठीक है, ये मेरे पास वस्तु है, वस्तु O है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब है आई डैश, और मैं इसकी जो दूरी है वो मान रहा, इसको मैं V डैश मान सकता हूँ क्या, बताओ? इसकी दूरी को हम क्या मान सकते हैं, इसको हम V डैश मान सकते हैं। अच्छा चलो एक बात और बताओ, ये V डैश यहां से ले जाएगा या यहां से ले जाएगा? ये ले जाएगा मेरे भाई यहां से। क्यों ले जाएगा यहां से? क्योंकि प्रतिबिंब जो पृष्ठ है केवल वो इसी से तो बन रहा। ठीक है, तो ये V डैश ले जाना है। ठीक है,
और मान लो स्लैश की जो मोटाई है ना वो क्या है भाई, टी है। हालांकि टी जो है ना वो नगण्य है, लेकिन फिर भी आप चाहो दिखा सकते हो। चलो मैं दिखाता ही नहीं जब नगण्य रख दी तो, ठीक है, आप बिना दिखाइयो। तो ऐसा समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। जब आप इसके लिए एक क्या लिखोगे, सूत्र लिखोगे, तो बताओ इसके लिए सूत्र क्या होता है। अच्छा, इसके जो माध्यम है N1 और इसका जो N2 है, ठीक है, तो अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था पृष्ठों के लिए, जब दर्पण का हमने व्यंजक सोल्व करा था तो इसका एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है। चलो वो फॉर्मूला लिखेंगे। देखो तो आपको पता है फॉर्मूला कहां से लिखा, ये फॉर्मूला आपका जो आया, ये फॉर्मूला आया आपका कहां से, कि अपवर्तन का एक सूत्र होता है N/V से। बताओ N/V और -1/u और बराबर N-1 और बटे R, ठीक है। ये क्या है, अपवर्तन का सूत्र है, किसी में ब्रैकेट में लिख रहा, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। तो ये अपवर्तन का एक सूत्र है और इसी सूत्र की मदद से ये तो निकाल रहा हमने। तो देखो हमारे पास जो प्रतिबिंब की दूरी है ना वो v' है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, v' लिखा, और वस्तु की दूरी है मेरे पास u, तो इसको मैंने u लिखा, ठीक है। और N2 और N1 मैंने क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास बच्चों यहाँ दो माध्यम है, एक तो है N1 और एक है N2। अभी देखो जरा, एक पृष्ठ के लिए N1 और दूसरे पृष्ठ के लिए N2 है, क्योंकि अब ये पृष्ठ अपना रोल करेगा ना, तो देखो इसका प्रतिबिंब फिर कहाँ बढ़ेगा, तो इसका प्रतिबिंब फिर यहाँ बढ़ेगा। देखेंगे जरा, पहले इसको समझ लो एक बार और। N-1 तो हमने क्या करा यहाँ, हमने देखो N2 - N1 करा, क्योंकि N2 बटे N1 बराबर क्या होता है, 1 होता है। बताओ होता नहीं क्या 1, ये बात तो आपको पता है, N2 बटे N1 बराबर 1, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण केवल ये है, और ये समीकरण कहां से बनाई गई, हमने कहां से बनाई, हमने बनाई है इसकी मदद से, ठीक है। चूंकि हमारे पास केवल पहला पृष्ठ है तो इसलिए हमने इसे क्या लिखा, R1 लिखा। अभी बात करेंगे हम दूसरे पृष्ठ की, ठीक। और दूसरे पृष्ठ के लिए पहले बच्चों आप क्या करोगे, इसका प्रतिबिंब देखो, इसका जो अंतिम प्रतिबिंब बना है ना I, ठीक है, यानी कि जो हमारा वैसा प्रतिबिंब बना था, इसको तो पहले वाले को तो मानना था हमने I', और जो इसका अंतिम प्रतिबिंब बनाया वो बनाया हमने I, ठीक। और इसकी भी दूरी देखो जरा, तो देखो यहाँ ना एक बात ध्यान रखेंगे आप, जब इसका अंतिम प्रतिबिंब बनाएंगे ना, यहाँ जो अंतिम प्रतिबिंब बना, ये पता है इसके लिए वस्तु का काम करे कौन करेगा, वस्तु का काम करेगा ये I' वाला, जो इसकी पहले के लिए प्रतिबिंब की दूरी थी। भाई स्टार्टिंग में प्रतिबिंब की दूरी हमारी थी v', और अब की बार v' किसका काम करेगी, वस्तु की दूरी का। तो वस्तु की दूरी जो हमारी ली जाती है ना फॉर्मूले में, देखो यहाँ की ली जाएगी, यहाँ ली जाएगी v', और बात हो रही दूसरे माध्यम की, देखो N2 की, इसीलिए मैंने यहाँ N2 लिया। पहले वाले समीकरण में लिया था N1, क्योंकि बात थी N1 से, लेकिन हमारे पास जो दूसरी समीकरण है उसमें है N2, क्यों, क्योंकि दूसरी तरफ ही तो हो रहा है काम दूसरे पृष्ठ पे, इसलिए लिखा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये हो गया। अच्छा u का मान क्या रखेंगे, हम v' रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि v होता है वस्तु की दूरी, लेकिन इस बार वस्तु का काम कौन कर रहा, वस्तु का काम कर रहा है v'। यहाँ देखो ये वस्तु का काम करेगा अब की बार यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो बनेगा यहाँ दूसरे पृष्ठ के लिए। देखो इतना समझ में आ गया, ये v है अंतिम प्रतिबिंब v, और इसके लिए अंतिम प्रतिबिंब के लिए वस्तु की दूरी है v', ठीक है। अब हमें क्या करना, इस समीकरण को इस समीकरण को जोड़ना और कुछ नहीं करना, और जो भी मान निकल के आएगा ना बस रख देंगे, ठीक। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है भाई। अब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, बताओ। देखो मैं यहां लिखूंगा, तो पहले चलो इसको लिखो, N2 बटे v' माइनस N1 बटे u। ये तो है समीकरण नंबर 1 की बात कर रही है ना, तो ये तो समीकरण नंबर 1 होगी। अच्छा अब यहां लगाएंगे आप प्लस, ये लगा दिया प्लस, और समीकरण नंबर 2 क्या है, N1 बटे v माइनस N2 बटे v' और बराबर। अब फिर समीकरण 1 आ गई। देखो जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे ना, तो समीकरण 1 का जो भाग ये वाला है, ये लिख दिया मैंने, यहाँ प्लस लगा दिया क्योंकि जोड़ रहे, तो ये जो समीकरण दूसरी वाली का है
ये वाला भाग लगा दिया मैंने प्लस लगा के, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब ये दोनों इस साइड के इस साइड के इन दोनों को जोड़ लो, देखो कितना आसान है। इसको हम ऐड वाले से लिख रही है ना, तो n2 माइनस n1 बटे r1 और प्लस, ठीक है। दूसरा वाला किससे लिख रहे हैं, n1 और माइनस n2 बटे r2। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? अब अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो हम देखो एक काम कर सके हैं, यहाँ इसका चेहरा और इसका चेहरा देखो सेम है, प्लस में है, यो माइनस में है, तो कैंसिल हो गए। यहाँ बच रहा हमारे पास माइनस के n1 बटे u और प्लस के n1 बटे v और बराबर। वहां भी कुछ हो सके है क्या? अगर हम इनके चिन्ह बदल ले तो देखो कितना बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर हम इनके चिन्ह बदल ले, इधर n1 है, ठीक है, तो अगर हम इनके चिन्ह बदल कर लिखेंगे, देखो फिलहाल आप एक काम करो, n2 माइनस n1 बटे r1 इसे तो रखो जुगा तो, और इसका चिन्ह बदलो, तो यहाँ रखो n2 और प्लस का है n1 और बटे में क्या है, बटे में है r2, ठीक है। और यहां से ले लेंगे हम अब माइनस कॉमन। जब आप इस माइनस के कॉमन को बाहर लोगे ना, तो यहाँ बता क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका अंदर माइनस। तो यहाँ आप एक काम कर सकोगे, देखो अगर आपने इस वाली डिजिट को तो इधर लिख लिया, मतलब n1 माइनस v और माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1, ठीक है, बटे में है r1। और जब हम इसके अंदर से माइनस लेंगे ना बाहर, तो ये इसको माइनस कर देगा और अंदर क्या बचेगा, प्लस। तो n2 तो हो जाएगा प्लस, और ये जो प्लस देख रहे हैं ना आप, ये हो जाएगा माइनस का n1 और बटे r2। अब कुछ बच्चे पता है यहाँ क्या सोच रहे, कुछ बच्चे यहाँ ये सोच रहे हैं कि मैं करना क्या चाह रहा, दरअसल करना मैं ये चाह रहा हूँ ये, समझ रहे हैं आप बात? अच्छा चलो एक बात बताओ, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो क्या n1? बिल्कुल ले सकते हो, ले लिया। यहाँ बचेगा 1 बटे v माइनस 1 बटे u, सही है, बराबर। इसमें से भी कॉमन ले सकते हो आप, बताओ n2 माइनस n1, ठीक है, n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, और अंदर बचेगा आपके पास 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। भाई जब ये पूरा का पूरा कॉमन लोगे तो पूरा ही आ गया ना बाहर। मैं यही तो चाह रहा था यहाँ, ताकि एक साथ दोनों कॉमन लिए जा सके, तभी तो मैं इस प्लस को खत्म करना सोच रहा था यहाँ से। और मैंने इसको खत्म करने के लिए क्या करा, क्या करा बताओ, माइनस को कॉमन लिया, देखो, और जब मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा तो बताओ प्लस वाला तो हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला हो जाएगा एकदम से प्लस, और अब ये दोनों हो गए सेम और कॉमन ले लिया। तो तुम एक काम करो, ये जो n1 है ना सब नीचे फेंक दो, तो 1 बटे v माइनस 1 बटे u और बराबर क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 और बटे में है n1, और अंदर बच रहा है आपका 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, वैसे तो 1 बटे v और माइनस 1 बटे u ये 1 बटे f के बराबर नहीं होता क्या, बताओ? या फिर आप इसका ऐसा कर सको कि अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बढ़ना हो, है ना, अगर कहाँ बढ़ना हो प्रतिबिंब इसका अनंत पे बढ़ना हो, तो देखो हम ऐसा भी कर सके, या तुम यूं कह लो चाहे कि वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे रखी हो। बच्चे जब वस्तु अनंत पे रखी रहे ना, तो जो प्रतिबिंब बने हैं ना वो कहाँ बने, प्रतिबिंब बने हैं फोकस पे, और वो हो जाएगा फोकस दूरी के बराबर। यानी कि अगर देखो मैं इससे लिख रहा, यदि u बराबर क्या हो, अनंत हो, तब v किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। तो देखो 1 बटे f लिख दें यहाँ, और माइनस के 1 बटे अनंत और बराबर, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, यानी कि ये है n2 बटे n1 और माइनस n1 बटे n1, और ब्रैकेट में है r1 माइनस r2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो खत्म हो गया, यानी कि 1 बटे f बच गए यहाँ तो, और n2 बटे n1 बताओ क्या हो। अभी जब मैंने इसको शुरू करा ना, तो शुरू में बताया था कि n2 बटे n1 बराबर होता है n के, n2 बटे n1 किसके बराबर होता है, n के। तो यहाँ तो लिखेंगे आप n,
और ये कट गया देखो, क्योंकि दोनों सेम है n1 बटे n1, तो n2 बटे n1 क्या होगा n, तो यहाँ तो लिखो n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचेगा 1, और बड़े ब्रैकेट में है 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2, और हमें यही सूत्र जो है निकालना था। देखो कितनी ही आसान तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया कि जब लेंस की मोटाई t नगण्य हो तो मैंने t का जिक्र ही नहीं करा, ठीक है बच्चों। तो देखो कितने आसान तरीके से सोल्व करा इसको, तो आप बहुत आसान तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। तो हो गया। देखो अभी इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो भाई अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका मात्रक लिखो। दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलाम तथा 10 माइक्रोकूलाम को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। कितना ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को कभी कभार मिल जाता है, मतलब पेपर मॉडरेट छपता है, ये बात आप ध्यान रखें। मॉडरेट का मतलब होता है कि ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और ना बहुत ज्यादा सिंपल। इतना भी आसान नहीं होता कि जो बच्चे मॉडल का रट्टा मार के ले जाना वे पेपर को उड़ा देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो बच्चे पूरे मॉडल को ना पढ़े, मतलब किताब को पढ़ के जा और वो फिर भी उड़ा दे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो पेपर मॉडरेट बनता है, ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होता और ना ही बहुत ज्यादा सिंपल होता। तो कुछ बच्चों का तो भला मॉडल पढ़ के भी हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे से मॉडल में से ही पूछ ले जा, पर ऐसा हर बार नहीं होता, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखियो, ऐसा हर बार नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें टॉपर बनने से रोक सकते हैं, और इसके लिए बच्चों हमें ज्ञानता से अध्ययन करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों को भी समझना पड़ता है। तो यहाँ एक छोटी सी चीज दे दी देखो इस क्वेश्चन में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। ऐसे क्वेश्चन की कोई उम्मीद कर सकते हो क्या? बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली, चलो पूछ ली तो बतानी पड़ेगी। हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ठीक है ना। ई, इसको हम ई से प्रेजेंट करते हैं। चलो एक बात बताओ, ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू जीरो, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास कोई परीक्षण आवेश हो ना, क्या हो, कोई परीक्षण आवेश हो, मान लो ये परीक्षण आवेश है क्यों, अगर कोई बिंदु यहाँ ए लो बिंदु मान लिया मैंने, ठीक है, इस पर आवेश है परीक्षण आवेश, और अगर इसके चारों ओर तुम एक गोला बनाओ, यानी कि एक ऐसा प्रभाव बना दो जहां हम विद्युत गुणों को महसूस कर सकें, ठीक है, उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और तीव्रता की अगर बात हो रही हो तो ये जो आपको मैंने भी सूत्र लिख के बताया है ना, आप इसको क्या कर दो, एकांक कर दो। अगर क्यू जीरो का मान क्या हो, एकांक हो, देखो कितनी हल्की परिभाषा है इसकी। अगर क्यू जीरो का मान क्या हो, एकांक हो, तो तब हम लिख सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं एकांक आवेश के कारण, एकांक आवेश के कारण विद्युत बल, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश, आप इसे परीक्षण आवेश भी लिख सकते हो क्या, ठीक है, आप इसको चाहो तो परीक्षण आवेश भी लिख सकते हो, टेस्टिंग चार्ज है ये। एकांक परीक्षण आवेश के कारण विद्युत कण पर, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश के कारण विद्युत कण पर कार्यरत विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। देखो कितनी आसान परिभाषा है इसकी। आप इसको अब इसका मात्रक और बताना भाई, अभी तो मात्रक बताओ। चलो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। मात्रक यहां लिख रहा मैं, मात्रक बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अच्छा चलो, इसकी विमेय सूत्र भी बता सकते हो क्या आप ना? इसका विमेय सूत्र मुझे कमेंट करके बताइए जरूर, ठीक है, किसका विमेय सूत्र क्या होगा।
ठीक है, मैं चेक करूंगा कि आप इसका विमेय सूत्र कैसे बताते हो, क्या निकालते हो, ठीक है। नहीं वैसे पूछ भी रखा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं अलग से कह रहा हूँ आपको मौखिक कि आप इसका विमेय सूत्र निकाल के मेरे पास जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो पता चलेगा कि आपकी परख कितनी है। चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलाम तथा 10 माइक्रोकूलाम, लो यहां बढ़ा देंगे दो बिंदु, एक बिंदु यह है 5 माइक्रोकूलाम और एक बिंदु यह है 10 माइक्रोकूलाम, ठीक है। परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रख दिया भाई, लो 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। अब आगे क्या रहा है कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मान लो मेरे भाई, मान लो क्या कि मान लो ये वो बिंदु है जिस पर परीक्षण आवेश और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य है। तो मान लो x दूरी पे है इससे, ठीक है। तो इस साइड का तो मान लिया हमने x, और इस साइड का क्या मान सकते हो आप, 1 माइनस एक्स। भाई एक बात बताओ, जब ये पूरा तो है 1 और एक साइड का मान लिया हमने x, तो ये कितना बचा, 1 माइनस एक्स बचा कि नहीं बचा। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना, अब आपको 2 बार जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाना है। बताओ, एक तो इसके कारण लगाएंगे, चलो इसके कारण में E1 लिख रहा और इसके कारण लिख रहा मैं E2। और जब आप E1 और E2 को दोनों को बराबर रखोगे ना निकाल के, तो बस x का मान निकाल लो और जो भी x का मान आएगा कि समझ लो उसी दूरी पे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। भाई बताओ एकदम कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को रोक के ना एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो, तो जब भी बहुत अच्छी बात है अगर आप वीडियो को एक बार रोक के खुद भी प्रैक्टिस करके देखो। तो ये E1 है, देखो मैं इसको यहाँ लिख रहा E1 और 5 माइक्रोकूलाम ये इसका आवेश। देखो जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे E1, तो E1 बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन क्या होता है R, ठीक है। समझ में आएगी बात, R स्क्वायर भी होता है क्या या खाली R होता है, बताओ, R स्क्वायर या खाली R, ठीक है, बता दोगे। R स्क्वायर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, R किस में होता है, केवल वोल्टेज के लिए, ध्यान रखिए बात छोटी सी, क्योंकि वोल्टेज में इतना सा डिफरेंट है बस। वोल्टेज विद्युत विभव का फॉर्मूला निकाल लोगे ना तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। तो फिलहाल आपके पास सूत्र है ये वाला, तो हमारे पास है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q का मान रखेंगे आप 5 माइक्रोकूलाम और R का मान है x स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, कैसे बात नंबर 1 मान लेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखो बात नंबर 2। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला और है, फिर से लगाओ सही, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो Q का मान कितना है 1 माइनस Q का मान है 10 लिख दो, चलो 10। और मैं माइक्रोकूलाम को चेंज नहीं कर रहा, बताओ चेंज क्यों नहीं कर रहा, जानना चाह रहे। चेंज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, और जब दोनों को बराबर रखना पड़ेगा ना तो कटेंगे। चेंज कर लो, अगर मान लो आप माइक्रोन की जगह यहाँ 10 की घात माइनस के 6 लगा दो, ठीक है, खाली गुलाम बन जाएगा। बताओ कि ये फायदा होगा, वो फिर भी कटेंगे, तो इससे तो बढ़िया लिखो ही ना। जब कटना तो लिखने की जरूरत क्या पड़ रही, बताओ। अब ये 10 माइक्रोकूलाम है तो माइक्रोन तो फिर भी कटेगा, इसलिए तो नहीं लिख रहा मैं। और R स्क्वायर का मान क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे बात नंबर 2 मान लो। अब प्रश्न अनुसार बताओ E1 बराबर E2 और E1 का मान है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 5/x स्क्वायर और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 10/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान ये रहा, ये मान ये रहा, इससे ये कट गया, 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो 1/x स्क्वायर बराबर 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो गुणा में है दोनों चीजें, कट गई, सेम है ना, 5 × 5 और 5 दूनी 10, ये बच गया यहाँ 1 और बटा एक्स स्क्वायर जो का, तो बर्ज गुणा कर लो, इसकी गुणा वहां कर लो, इसकी गुणा वहां कर लो। बताओ क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि गुणा कर रही है ना तो सेम ही आना। अच्छा एक बात बताओ, 1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, यहाँ a की टू और माइनस b की टू को फॉर्मूला बोल सकते हो क्या, देखिए ये वाला
a माइनस बी की टू का जो फॉर्मूला होता है a की टू प्लस b की टू और माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आप यहाँ खोल दो और बस देखो सीधी सीधी सी बात। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना, देखो 2x की टू बराबर 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x और गुणा 1, तो 2x ही बचेगा। चलो एक काम करो, ये 2x देख रही है ना, इसे डर लाओ माइनस का बनाओ, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 और माइनस 2x, यहाँ कितना बचा x स्क्वायर बचा। ठीक है, इसे इधर लाओ प्लस का बना लो, प्लस का बना लिया 2x और इसे बना लो माइनस का 1 बराबर 0। अब इसे सोल्व कर लोगे आप, बताओ ऐसी संख्या जो गुणा करके तो 1000 जोड़ के कितना आ जाए 2, तो 1 ही कम 1, बताओ बना सको। देखो इसे तुम यूज कर सकोगे, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखो 1 प्लस 1 और बाहर है x और माइनस 1 बराबर क्या है 0 है। इसकी गुणा अंदर करते हुए चलेंगे, x की 2 प्लस x माइनस 1 और बराबर 0। द्विघात समीकरण सोल्व कर रहे, 10th क्लास में पढ़ा कभी मैथ, ठीक है। द्विघात समीकरण ही तो सोल्व कर रहे भाई। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसमें दो घात हो। और एक बात और बताओ, अगर इसके टुकड़े नहीं होते ना तो वहां सिरदराचार्य का सूत्र भी लगाया जा सकता है, और अगर मान लो मूल वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं विविक्तर का सूत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है नहीं। तो सिरदराचार्य को तो जानते होंगे, बड़ा खतरनाक सूत्र होता था 9th क्लास में, बड़ी मुसीबत थी। चलो खैर कोई मुसीबत वाली बात नहीं है, देखो इसकी गुणा इसमें भी करती इसमें भी करती, तो एक्स कम एक्स प्लस एक्स कम एक्स और इधर से भी प्लस 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 ही रहेगा। यहाँ से कॉमन लो तो एक्स कॉमन आ गया, अंदर बच गया एक्स और प्लस 1, क्योंकि एक्स को तो कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा वहां 1 बच गया प्लस। यहाँ बताओ, यहां से हम कॉमन लेंगे, ये समस्या है बड़ी। अगर मान लो हमने यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया, अगर हमने यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। नहीं समझे भाई? एक बात बताओ, अगर मान लो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया, इसकी गुणा अंदर करो x कम x, गड़बड़ हो जाएगी, ये क्वेश्चन तो सोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोल्व? क्योंकि अगर मान लो आप इसमें से कॉमन लोगे तो उसको उल्टा करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप इसमें सिरदराचार्य का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, क्या लगाओगे आप इसमें? सिरदराचार्य का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ, क्योंकि बच्चों ऐसी द्विघात समीकरण जिसके टुकड़े नहीं होते वहां हमें सिरदराचार्य का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो अभी बात में तुम्हें बता रहा था, ठीक है। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कंडीशन समझो जरा, तरीके बहुत हैं। या अगर मैं कहूं कि भाई सिरदराचार्य का जो सूत्र है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता है, तो इस मुसीबत से बचने का एक तरीका और है हमारे पास। बताओ एक तरीका और ये भी हो सकता है क्या? देखो भौतिक विज्ञान में ना किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जहां तक मैं समझ रहा, हम यहाँ ये भी कर सकते थे कि ये जो स्क्वायर लग रहा है ना, घर जाके अंडर रूट का भी रूप ले सकता था, तो ऐसा भी कर, चलो ऐसा कर लो चाहे। देखो भाई ये मैंने इसलिए मिटाया क्योंकि ये आगे सोल्व ही नहीं हो पा रहे समीकरण, है ना, रॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन। तो आप एक काम करो ना, आप इसका ये जो स्क्वायर देख रहे हैं इधर अंडर रूट बनाओ, तो 2x का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और 1 माइनस एक्स हो सकता है। अब थोड़ा बहुत काम आसान हो जा, है ना। तो चलो एक बात बताओ, x के ऊपर तो स्क्वायर लग रहा तो आ जाएगा बाहर निकल के, और अंडर रूट 2 ये तो नहीं आने का बाहर, ये तो अंदर ही रहेगा ना 2 और बराबर 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जो आप 1 माइनस एक्स देख रही है ना, इसे प्लस का बना के इधर लाओ, देखो x प्लस 2 सॉरी x रूट 2 और प्लस x और बराबर क्या है 1 है। यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया रूट 2 और प्लस 1। भाई जब x कॉमन लोगे आप तो x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया रूट 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बच गया 1 और बराबर 1। इसको नीचे फेंक दो तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 बटे रूट 2 प्लस 1, ठीक है, मीटर। ये अच्छा लग रहा क्या आंसर आपको? देखो ना, तो सिरदराचार्य का फॉर्मूला लगाया, ना विविक्तर का फॉर्मूला लगाया, और द्विघात समीकरण तो सोल्व ही नहीं हो पा रही थी। ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर कोई बच्चे सोच रहा है ना कि मुझे तो और आगे बढ़ना, मंजिल अभी नहीं मिली, अभी और सफलता लेनी है,
तो आप एक काम करो, √2 को तो जानते ही होंगे, 1.414, बताओ होता नहीं क्या, तो रख दो बस मान, सोचने की क्या बात। तो 1 x बराबर 1 और √2 का मान 1.4 और +1, तो x बराबर 1 बटे, बताओ इसे जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, कहाँ जुड़ेगा ये पॉइंट, ये 1 और 1 यहाँ हो जाएगा 2, 2.4, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अब चाहो तो आप इसे भाग कर लो, ठीक है, आप इसे क्या कर लो, डिवाइड कर लो, बताओ 1 से डिवाइड करके इसे कितना मिलेगा, ये आपको दे दिया मैंने होमवर्क, ठीक है। देखो तरीका भी बता रहा है आपको क्या करना, पॉइंट लगा, पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 24, जब आपके ऊपर 10 हो जाएगा नीचे 24 हो जाएगा, तो 2 से काटो, 5 दूनी 10, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 12, और भाई इसके बाद आप डिवाइड कर लो। देखो चलो नहीं करवा रहा, बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुमसे v सूत्र भी पूछ रखा, वो भी बताना आपको होमवर्क में ही। तो देखो मैं बता रहा था, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लिया, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, यानी कि 5/12। अब दे लो भाग, पॉइंट लगाकर शुरू में क्या कर लो, 0 बढ़ा लो, 12 तिया, बताओ 12 तिया 36 और 12 जो 48, कितने बच गए, 2 बच गए क्या, पॉइंट तो लगी रहा, 0 बढ़ा लो, 12 एकम 12, तो कितना बच जाएगा 0.41 इतना मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, और मैं आपको फिर जाते जाते एक बात बता देता हूं, अगर आपका कोई रिलेशन में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो 12th की तैयारी कर रहा हो, तो मेरा पूरा विश्वास है ये जो हम फिजिक्स के और केमिस्ट्री के और बाद में मौका मिला तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन यहाँ टेस्ट के रूप में हल कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा अनुभव भी है। और जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सोचे समझे हुए क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे हुए होते हैं, तो आप इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ, और जो भी आपके जानकार हो उन्हें भी इन चीजों के बारे में बताओ, और वे भी इनका जो है बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट लेकर आएंगे, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है दोस्तों, ओके।